प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश जाजुरिया, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कृषि जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 10 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम केचुए के बारे में पढ़ेंगे। केचुआ, जिसको इंग्लिश में अर्थवॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो केचुए का जो सामान्य नाम आप सभी को पता है, केचुआ आप सभी ने देखा है। अब इसका वैज्ञानिक नाम, केचुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। तो केचुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। वैज्ञानिक नाम के बाद में अपन केचुए के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि केचुआ किस संघ का प्राणी है, किस वर्ग का प्राणी है, इसका गण कौन सा होता है, वंश कौन सा होता है, इसकी जाति क्या होती है। तो वर्गीकरण में सबसे पहले अपन इसका संघ लिखेंगे कि केचुआ किस संघ का प्राणी है। तो आपको ध्यान देना है, केचुआ एनेलिडा संघ, केचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है। इसको एनेलिडा संघ में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। इसके पूरे शरीर पे खंड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको एनेलिडा संघ में रखा गया। संघ के बाद में अपन लिखते हैं वर्ग। इसका जो वर्ग होता है वो ओलिगोकीटा, केचुए का जो वर्ग होता है वो ओलिगोकीटा होता है। वर्ग के बाद में अपन गण की बात करें, ये मोस्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है कि केचुआ किस गण का सदस्य है। तो आपको याद रखना है, केचुए का जो गण होता है वो होता है ओपिस्थोपोरा, ओपिस्थोपोरा। तो केचुए का संघ एनेलिडा होता है, वर्ग ओलिगोकीटा होता है और इसका जो गण होता है वो होता है ओपिस्थोपोरा। अब अपन वंश की बात करें तो वंश आप सभी को पता है कि वंश और जाति इन दोनों को मिलाकर वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिसमें जो पहला अक्षर होता है वैज्ञानिक नाम में वो वंश का होता है, दूसरा अक्षर होता है जाति का। तो इसका जो वंश है वो वंश क्या हो गया, फेरेटिमा, और इसकी जाति हो जाएगी पोस्थुमा। एक बार फिर से देखें, केचुआ जिसको इंग्लिश में अपन अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम जो होता है केचुए का वो फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। संघ की बात करें तो एनेलिडा संघ होता है, वर्ग इसका होता है ओलिगोकीटा, गण होता है ओपिस्थोपोरा, वंश होता है फेरेटिमा और जाति होती है इसकी पोस्थुमा। अब आगे देखिए, वर्गीकरण जब भी अपन करते हैं तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वो जाति कहलाती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है। जातियां आपस में मिलकर वंश बनाती है। वंश जब आपस में मिल जाते हैं तो गण का निर्माण होता है और गण आपस में मिलकर वर्ग बनाते हैं और वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं। और संघ से बड़ा जो होता है वो होता है जगत। यानी जीवों को मुख्य रूप से दो जगतों में बांटा गया है, एक तो पादप जगत और दूसरा होता है जंतु जगत। तो अपन इसके जगत की बात करेंगे तो ये जंतु जगत में रखा गया है कि केचुआ जंतु है। अब केचुए के बारे में अपन इसकी जो सामान्य संरचना है, इसकी बाह्य संरचना है, इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, केचुए की अपन आकृति की बात कर रहे हैं। जो केचुए का शरीर होता है वो लंबा होता है और बेलनाकार होता है। केचुए का जो शरीर होता है पूरी तरह से खंडों में बटा होता है। इस प्रकार से इसमें
खंड पाए जाते हैं। खंडों की संख्या की बात करें तो केचुए में कुल 100 से 120 खंड, तो केचुए में कुल 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें खंड बने होते हैं, पूरे शरीर पे खंड पाए जाते हैं। इसका जो पहला खंड होता है, केचुए का जो पहला खंड होता है, ये केचुए का मुख कहलाता है, जिसको अपन परिमुख, पहला खंड, केचुए का पहला खंड क्या कहलाता है? परिमुख, जिसको इंग्लिश में अपन पेरिस्टोमियम कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं। इस परिमुख के पास ही इसकी अधर सतह पर पुरोमुख पाया जाता है, पुरोमुख, जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो केचुए के शरीर पे लगातार इस प्रकार से इसका शरीर जो होता है वो खंडों में बटा होता है, और किसी भी जंतु का शरीर इस प्रकार से खंडों में बटा हो तो उस क्रिया को अपन खंडी भवन कहते हैं, और खंडों में बटे होने के कारण ही इसको एनेलिडा संघ में रखा गया है। अब देखिए केचुए का जो अंतिम खंड होता है, जिस प्रकार केचुए का जो प्रथम खंड होता है उसको परिमुख कहते हैं, और केचुए का जो अंतिम खंड होता है उसको कहते हैं पाइजीडियम। केचुए का जो अंतिम खंड होता है उसको अपन कहते हैं पाइजीडियम, और पहला खंड कहलाता है इसका परिमुख। अब अपन केचुए के शरीर पर कुल 100 से लेकर 120 खंड पाए जाते हैं। अब इसकी अपन बात करें तो इसके जो 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 जो खंड होते हैं वो इस प्रकार से गहरे रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के, जिन्हें कह सकते हैं आप। केचुए में कभी भी आप इसको देख सकते हो तो ये आपको गहरे रंग के दिखाई देंगे या हल्की गुलाबी रंग के दिखाई देंगे। तो 14, 15 और 16 खंड, इन खंडों को क्लाइटेलम के नाम से जाना जाता है, क्लाइटेलम, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं पर्याणिका, पर्याणिका या क्लाइटेलम। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाई जाती है, तो आपको आंसर देना है 14, 15 और 16 खंड। इस क्लाइटेलम भाग में कोकून का निर्माण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि कोकून का निर्माण कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम किन खंडों में पाई जाती है? 14, 15 और 16 खंड में। ये जो कोकून बनता है ये केचुए में झागदार द्रव निकलता है, जिसके कारण एक अंडों के ऊपर आवरण सा बन जाता है, जिसको अपन कोकून कहते हैं। और इस कोकून में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया। तो आपसे पूछा जाए केचुए में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप बताएंगे कोकून में। कोकून का निर्माण कहाँ होता है? क्लाइटेलम में। और क्लाइटेलम किन खंडों को कहा जाता है? 14, 15 और 16 खंडों को क्लाइटेलम कहा जाता है। इस क्लाइटेलम में कोकून का निर्माण होता है। कोकून के निर्माण में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोकून निर्माण में कितने घंटे का समय लगता है, तो आपको याद रखना है कोकून निर्माण में 6 घंटे का समय लगता है। और ये कोकून निर्माण की प्रक्रिया जो होती है जुलाई से लेकर सितंबर माह तक चलती है। तो कोकून निर्माण कब से कब तक होता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक। और कोकून निर्माण में कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय। और कोकून में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया। अब अपन बात करें आगे जान, ये भी इंपोर्टेंट चीज है, इसका 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। ये जो खंड होते हैं 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी 5 से लेकर 9 तक की गिनती आपको याद रखनी है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इन खंडों को शुक्रग्राही का छिद्र कहा जाता है। शुक्रग्राही का छिद्र, या इसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेथिका। यह भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केचुए में स्पर्मेथिका किन खंडों में पाई जाती है,
या शुक्रग्राही का छिद्र किन खंडों में होते हैं, तो आपको बताना है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 खंड। तो ये 4 खंड होते हैं जिनमें शुक्रग्राही का छिद्र यानी 4 जोड़ी शुक्रग्राही का छिद्र या इसको अपन स्पर्मेथिका कहते हैं, ये पाए जाते हैं। शुक्रग्राही का छिद्र या स्पर्मेथिका एक मादा जनन संरचना होती है, ये भी आपको याद रखना, ये नर जनन संरचना नहीं होती, मादा जनन संरचना होती है। इसके अंदर स्पर्मेथिका के अंदर मैथुन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि केंचुए में मैथुन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह किस अंग में होता है, तो आपको याद रखना है शुक्रग्राही का छिद्र या स्पर्मेथिका। और स्पर्मेथिका किन खंडों में पाई जाती है, तो आपको खंड भी याद रखने हैं 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 खंडों में स्पर्मेथिका पाई जाती है। स्पर्मेथिका एक मादा जनन संरचना है जिसमें मैथुन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह होता है। अब अपन मैथुन के बाद की बात करें कि मैथुन क्रिया संपन्न हो गई, मैथुन के बाद शुक्राणुओं का संग्रह कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि मैथुन के बाद शुक्राणुओं का संग्रह शुक्राशय में होता है। तो आपको याद रखना है स्पर्मेथिका या शुक्रग्राही का छिद्र ये तो मादा जनन संरचना है और शुक्राशय नर जनन संरचना है। इसमें मैथुन से पूर्व जो शुक्राणु संग्रहित रहेंगे वो शुक्रग्राही का छिद्र या स्पर्मेथिका में संग्रहित रहते हैं, और जब मैथुन हो जाता है उसके बाद में जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं। अब इसमें आगे की बात करें अपन, देखिए तो मैंने बताया केंचुए में कुल टोटल 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। केंचुआ आप सभी ने देखा है, केंचुए का रंग जो होता है वो चमकीला भूरा रंग होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, आपसे पूछा जाए कि केंचुए का भूरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आपको याद रखना है केंचुए का जो चमकीला भूरा रंग होता है वो एक वर्णक होता है पोरफायरिन वर्णक के कारण केंचुए का रंग चमकीला भूरा होता है। केंचुए की लंबाई की अपन बात करें तो केंचुए की जो लंबाई होती है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है केंचुए की वो 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर होती है। तो केंचुए की जो लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। केंचुए का जो भूरा रंग होता है वो पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। आगे देखिए, केंचुआ जो होता है एक द्विलिंगी या जिसको अपन उभयलिंगी भी कहते हैं, उभयलिंगी प्राणी होता है। यानी इसके अंदर एक ही जीव में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, और जिस जीव में नर और मादा दोनों एक ही जीव में हो उसको अपन कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। जैसे मानव एक लिंगी होता है क्योंकि नर और मादा अलग अलग होते हैं, परंतु केंचुआ जो होता है उसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में रहते हैं, इसलिए इसको अपन द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। अब द्विलिंगी के आधार पर बात करें तो इसमें जो मादा जनन छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र वो होता है 14वें खंड में। ये आपको याद रखना है कि केंचुए में मादा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जेट में और अन्य कॉम्पिटिशनों में कि केंचुए में मादा जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है, तो आपको बताना है 14वें खंड में। इसके बाद में अपन बात करें नर जनन छिद्र, तो नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है 18वें खंड में। तो नर जनन छिद्र होता है वो 14वें खंड में, और मादा जनन छिद्र जो होता है वो 14वें खंड में, और नर जनन छिद्र होता है 18वें खंड में।
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे याद रखना है कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज जो होती है वो फर्स्ट होती है, इसलिए जो 14वां खंड पहले आता है 18वें खंड के, तो लेडीज फर्स्ट, जो मादा जनन छिद्र होगा वो 14वें खंड में और नर जनन छिद्र होगा वो 18वें खंड में पाया जाता है। अब ध्यान दें कि केंचुआ गमन कैसे करता है, केंचुए में गति या गमन किस प्रकार से होती है। तो आपको याद रखना है कि केंचुए में जो गमन होता है, ये सारी चीजें, यानी इसके बाद में आप केंचुए में जो भी जैविक क्रिया है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, इनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो पहले अपन गमन की बात करें कि केंचुआ चलता कैसे या गमन किस प्रकार से होता है। तो आपको याद रखना है कि केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है, आपको याद रखना है बेटा सूप के द्वारा। केंचुए में सूप के द्वारा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सीटा, सूप या सीटा के द्वारा इसमें गमन होता है। सूप के बारे में याद रखना बेटा, तो सूप जो होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि केंचुए में 100 से लेके 120 खंड होते हैं। अब ये जो सूप होते हैं, प्रत्येक खंड में जो सूपों की संख्या होती है वो 80 से 120। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा केंचुए के प्रत्येक खंड में, यानी एक खंड में, केंचुए के एक खंड में लगभग 80 से लेके 120 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 80 से 120 हो सकती है। सूप जो होते हैं काइटिन के बने होते हैं, सूप काइटिन के बने होते हैं, एस आकार के होते हैं, एस आकार के होते हैं और हल्के पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो केंचुए में गमन होता है वो सूप के द्वारा होता है, और सूप प्रत्येक खंड में लगभग 80 से लेके 120 सूप पाए जाते हैं प्रत्येक खंड में। तो जितने भी खंड है 100 से लेके 120 इन सभी में। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूप, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि केंचुए में सूप किन खंडों में नहीं पाया जाता। तो आपको एक तो पहला खंड, इसके बाद में आपको अंतिम खंड, और इसके बाद में क्लाइटेलम, ये तीन चीज याद रखनी है आपको कि पहला खंड, एक अंतिम खंड और एक क्लाइटेलम खंड। इन खंडों को छोड़कर, यानी पहले खंड में, अंतिम खंड में और क्लाइटेलम वाले जो 14, 15, 16 खंड है, इन तीनों में सूप नहीं पाए जाते, सूप अनुपस्थित होते हैं। और इन तीनों को छोड़कर, पहले खंड को छोड़कर, अंतिम खंड को छोड़कर और क्लाइटेलम वाले खंड को छोड़कर सभी खंडों में सूप पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 80 से 120 होती है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सूप किन किन खंडों में नहीं पाए जाते, पहले खंड में नहीं होते, अंतिम खंड में नहीं होते और क्लाइटेलम में नहीं होते। इसके अलावा सभी खंडों में सूप पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 80 से लेकर 120 होती है। सूप काइटिन के बने होते हैं, एस आकार के होते हैं और हल्के पीले रंग के होते हैं। अब देखिए केंचुए में अपन उत्सर्जन की बात करें। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन के रूप में केंचुआ यूरिया को बाहर निकालता है। और आप सभी जानते हैं कि वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन कहलाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक। तो आपको पता है कि केंचुआ उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी हो गया, यूरियोटैलिक। जो अमोनिया का करते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटैलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि केंचुआ उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है। तो आपको याद रखना है यूरियोटैलिक प्राणी है, यानी ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया की मात्रा को सर्वाधिक रूप से शरीर से बाहर निकालता है। तो ये उत्सर्जन की बात हो गई। अब उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, ये भी मेन चीज है। उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, तो केंचुए में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होती है। याद रखें आप, केंचुए में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं,
जिसके कारण उत्सर्जन होता है, यानी नेफ्रीडिया के द्वारा यूरिया को बाहर निकाला जाता है। नेफ्रीडिया को हिंदी में अपन वृक्कक भी कहते हैं, वृक्कक भी कहते हैं। नेफ्रीडिया केचुए के ज्यादातर सभी खंडों में पाए जाते हैं, लेकिन इस नेफ्रीडिया की जो सर्वाधिक संख्या होती है वो क्लाइटेलम में होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेफ्रीडिया की सर्वाधिक संख्या यानी सबसे ज्यादा मात्रा में नेफ्रीडिया केचुए में किन खंडों में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्लाइटेलम। और आप सभी को मैंने बता दिया कि क्लाइटेलम किन खंडों को कहते हैं, 14, 15 और 16 खंडों को क्लाइटेलम कहा जाता है। इन खंडों में सर्वाधिक नेफ्रीडिया होते हैं जिनकी संख्या 2500 से 3000 तक हो सकती है। तो इसके कारण इस क्लाइटेलम भाग को, इस क्लाइटेलम में लगभग 2500 से 3000 नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इसलिए इस क्लाइटेलम भाग को अपन नेफ्रीडिया का जंगल, ये याद रखें आप, नेफ्रीडिया का जंगल या वृक्कक वन, वृक्कक नेफ्रीडिया को कहते हैं और वन का मतलब आप सब जानते हैं जंगल। तो वृक्कक वन या नेफ्रीडिया का जंगल किस भाग को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम कौन से खंडों को कहते हैं, 14, 15 और 16। इस क्लाइटेलम भाग में लगभग 2500 से 3000 नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। उत्सर्जन के आधार पर केचुआ यूरियोटेलिक होता है, अर्थात यूरिया का उत्सर्जन करता है, और उसका जो उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा यूरिया को बाहर निकाला जाता है वो होता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो क्लाइटेलम भाग में होती है, और क्लाइटेलम भाग में लगभग 2500 से लेकर 3000 नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इसीलिए नेफ्रीडिया को अपन, क्लाइटेलम भाग को अपन नेफ्रीडिया का क्या कहते हैं, जंगल या वृक्कक वन। तो ये उत्सर्जन में आपको याद रखना है। अब केचुआ जो है उत्सर्जन जब करता है, उत्सर्जन जब करता है तो जो अपचित भोजन होता है उसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालता है। केचुआ जो होता है अपचित भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालता है। इस क्रिया को कर्मी कास्टिंग, इस प्रक्रिया को कर्मी कास्टिंग कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि आपसे पूछा जाएगा कर्मी कास्टिंग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि केचुआ अपचित भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालता है, जिसे कर्मी कास्टिंग कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कर्मी कास्टिंग के बारे में। अब देखिए उत्सर्जन के बाद में अपन बात करें श्वसन की, तो श्वसन केचुए में कोई श्वसन तंत्र नहीं होता, लेकिन इसमें श्वसन की क्रिया जो होती है, केचुआ जो होता है दोनों प्रकार से श्वसन कर सकता है, वायवीय श्वसन भी करता हो, अवायवीय भी, अर्थात ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है और कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। क्योंकि केचुआ आप सभी को पता है कि बिल बनाकर रहता है, बिल बनाकर भूमि में रहता है। इसका जो बिल होता है लगभग 2 से 10 फीट गहरा होता है, गहरा होता है, और वर्षा ऋतु में ये बिल से बाहर आ जाता है। जब ये भूमि में होता है तब ये अनॉक्सी श्वसन करता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, और जब ये भूमि के ऊपर आता है तब ये श्वसन करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब श्वसन होता किससे है, यह आपको विशेष रूप से याद रखना है कि केचुए में कोई विशेष तंत्र नहीं होता श्वसन के लिए। तो केचुआ अपनी नम त्वचा से, अपनी नम त्वचा से या नम त्वचा को अपन देहभित्ति कह सकते हैं या सामान्य सतह कह सकते हैं, नम त्वचा। तो केचुए की त्वचा हमेशा नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, ताकि उसको श्वसन क्रिया में कोई दिक्कत ना हो। अगर केचुए की त्वचा सूख गई तो श्वासारोध, यानी उसको श्वसन क्रिया न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उस रोग को श्वासारोध कहते हैं। इसलिए केचुए की त्वचा हमेशा नम रहनी चाहिए। तो केचुआ जो श्वसन करता है वो नम त्वचा से करता है, जिसको अपन देहभित्ति भी कहते हैं या उसको अपन सामान्य सतह भी कहते हैं।
अगर केंचुए की त्वचा नम नहीं रही तो वो श्वासारोध के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज केंचुए के बारे में आपको इतनी ही जानकारी देंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो केंचुए का पार्ट सेकंड आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आगे आप परिसंचरण के बारे में, इसमें और कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसके बारे में, आप सभी को जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है केंचुए में उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।